अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि जो मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं उसके बाद झटका ठीक ठाक लगा है पीटीआई को, और थोड़े से 14 तबक उनके रोशन हुए। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, कुछ फैसले किए गए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अनवर मकसूद साहब की एक वीडियो आई है, उसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। ये ख़बर क्या है और इसकी वीडियो की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ कुछ जिक्र करेंगे कि जो जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने एक अलग सा उठाया हुआ है नुक्ता, और वो सबके साथ जाकर बात भी कर रहे हैं खुलेआम, और कुछ कहानी सुना रहे हैं। तो वो क्या अपनी पीएमएलएन से अलग से एक लाइन क्यों लेकर बैठे हुए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के वीलॉग में। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी प्रेशर है कि वो तमाम लोग जिन्होंने जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा था केपी में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन अफसरान को जो भी है कि टहरे में लाया जाए। तो इसके ऊपर अब स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो इस सब के ऊपर बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं जी। मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला आया जिसने काफ़ी ज़्यादा पीटीआई को डिसअपॉइंट किया। शायद किसी हद तक उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि पेशावर हाई कोर्ट से कुछ रिलीफ मिलेगा, जो कि नहीं मिल सका। और इसके ऊपर जो कानूनी लोगों की मैं राय देख रही थी तो मुनक़सिम राय थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि कानूनी तौर पर ये बेहतर फैसला नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुआ जाता, क्योंकि उन्होंने बहैसियत पार्टी हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक मिसाल भी मौजूद है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2018 में बाप पार्टी ने एज ए बाप पार्टी नहीं इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद अगले साल जब वो बाप पार्टी के तौर पर अपने आप को उन्होंने अनाउंस किया, रजिस्टर कराया, तो उसके बाद उन्हें मखसूस नशिस्तें भी दी गई थी। तो ऐसी सूरत में ये मिसाल जब मौजूद है तो फिर क्यों सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती थी। तो इसलिए इसके ऊपर एक बड़ी ऑब्वियस सी हमें नज़र आती है चीज़ कि असल में अगर फैसला जमहूरी रिवायात की रोशनी में करना हो तो बड़ा अंडरस्टूड सा है, सबको पता है कि ये एक पार्टी है, उसका किसी वजह से अगर टेक्निकली ले भी लिया गया सिंबल, तो कम से कम जो उनकी मखसूस नशिस्तें, जो उनका राइट बनता है, उन्हें मिलनी चाहिए। तो अगर आप इसके ऊपर कोई नहीं भी लंबे चौड़े कानूनी निकात और प्रूफ ढूंढ पाएँ, सिर्फ जमहूरी स्पिरिट को देखें, तो आपको ये फैसला पीटीआई के हक में करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको कानूनी तौर पर देखते भी हैं तो फिर जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी कि अगर पीटीआई ये फैसला ना करती, कोई और फैसला करती, तो तब भी कोई ना कोई जवाब ढूंढ लिया जाता, क्योंकि हमारे मुल्क में फैसले पहले हो रहे हैं और उसके कानूनी जवाब जो हैं वो बाद में तलाशे जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी अगर इत्तेहाद कर लेते तो तब भी कोई नई इख्तरा निकाल कर फैसला यही आता। किस्सा मुख्तसर, उसके बाद काफ़ी एग्रेशन नज़र आया है। और एक तो पीटीआई ने ये फैसला किया, इस फैसले के बाद बेसिकली पीटीआई ने 3 फैसले बड़े इंपॉर्टेंट किए हैं। पहला फैसला उन्होंने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, और उसके ऊपर मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, अंदाज़ा था कि ये होगा, लेकिन अब ये इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होगा, फैसले में टाइम लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का अपना मिजाज है, और फिर अगैन वही बात है, बेंच कैसा बनेगा उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा, और कितनी जो है तैयारी के साथ ये लड़ा जाता है केस, ये भी देखना पड़ेगा, और उस वक्त तक क्या हालात होते हैं पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मामलात किस हद तक तय हैं या और ज़्यादा ख़राब हैं, ये भी देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें फैक्टर होती हैं, फिर ही फैसले समझ में आते हैं। तो एक चीज़ हो गई। दूसरा जो उन्होंने एक अहम फैसला किया वो ये कि आज असद कैसर साहब ने गुस्से का इजहार किया और कहा कि हमें बार बार ये पैगाम दिया जा रहा है कि लड़ाई ही होगी। हम कोशिश भी करें अगर कि हम सिस्टम को चलने दें, बचा लें, मफाहमत की तरफ जाएं, लेकिन हमें जो हमारे साथ सलूक किया जाता है, बार बार हमारे साथ जो ज़्यादती की जाती है, तो हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम एक मज़ाहमत के रास्ते को अपनाएं और जंग करें। तो अगर आपका ये इरादा है तो फिर हम भी तैयार हैं। तो फिर असद कैसर साहब आज काफ़ी फ्रंट फुट पर आए हुए थे और काफ़ी लंबे छक्के लगा रहे थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस रद्द-ए-अमल है या वाक़तन पीटीआई कुछ ऐसा प्लान कर रही है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करती हूँ। और तीसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया वो मीडिया के हवाले से था। वैसे तो इस फैसले का ताल्लुक मखसूस नशिस्तों से नहीं है, लेकिन ये शायद कहीं पहले किया हुआ फैसला जिसे दोहराया गया है। और ये फैसला था कि वो 5 एंकर हजरात मुख्तलिफ चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले, जिन्होंने पीटीआई के या कुछ भी और कहीं इवन शेख रशीद साहब का भी इवन जिन्होंने ऐसे इंटरव्यूज़ किए
کہ جو کہ پی ٹی آئی کے خیال میں بلکہ سب کو ہی معلوم ہے کہ ان انٹرویوز کی حقیقت کیا ہے. تو اگر کسی نے مغویوں کے انٹرویو کیے ہیں تو وہ بیسکلی سہولت کار بنے ہیں اس ظلم کے جو ان کے ساتھ ہوا. تو پی ٹی آئی نے یہ اصولی فیصلہ کیا کہ جی ان اینکرز کے پروگرامز میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوگی, شرکت نہیں کرے گی اور ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا. ان میں ظاہر آپ سمجھ گئے ہوں گے کامران شاہد صاحب شامل ہیں جنہوں نے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو کیا تھا, عادل شاہ زیب شامل ہیں جنہوں نے صداقت علی عباسی کا انٹرویو کیا تھا, منیب فاروق شامل ہیں جنہوں نے شیخ رشید احمد کا انٹرویو کیا تھا, شاہ زیب خان زادہ شامل ہیں جنہوں نے جو خاور مانکا ہیں ان کا انٹرویو کیا تھا, اور سلیم صافی صاحب بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ تمام وہ حضرات جنہوں نے مختلف مغوی حضرات کے انٹرویوز کیے تھے اور یا کمپرومائز لوگوں کے یا ایجنڈے کے تحت جو لوگوں نے کچھ کرنا تھا ان کے لیے انٹرویو کیے تھے, تو ان کو بیسکلی بوائیکاٹ کے لیے پی ٹی آئی نے یہ طے کیا کہ ان کے ساتھ بوائیکاٹ کیا جائے گا, ان کے پروگرامز میں شرکت نہیں کی جائے گی. لیکن ویسے عجیب بات ہے کہ کور کمیٹی کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہوا اور اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہوگی کہ ہم نے دیکھا کہ شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب تشریف فرما ہیں اور وہاں پر پارٹی کا موقف بھی بیان کر رہے ہیں. تو اب یا تو شیر افضل مروت صاحب اگین وہی بات ہے کہ پارٹی ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے, اس وجہ سے وہ جا کے پھر بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی اس بات کو دھیان نہیں دیتے, اور دوسرا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آج کے دور میں انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, جس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ ایک سینئر ایک لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے مختلف ارکان کے درمیان ایک ہم آہنگی کا بھی فقدان ہے اور پھر ڈسپلن کا بھی فقدان نظر آتا ہے. اور اسی وجہ سے کوئی لیڈر کسی اور سمت میں بات کرتا ہے, کوئی دوسرا لیڈر جو ہے وہ کوئی اور بات کرتا ہے, کوئی پیار محبت مفاہمت کی بات کرتا ہے تو دوسرا آ کے آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے. تو ایک عجیب سا آپ کو منظر مل رہا ہوتا ہے, لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یکسو نہیں ہے کہ اس کا راستہ ہے کیا. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ میری نظر میں ہے ہی یہ کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے. اور دس از دا ہائی ٹائم کہ اب انہیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ انہوں نے مفاہمت کی طرف جانا ہے. اگر تو مفاہمت کی طرف جانا ہے تو پھر بالکل اچھے بچے بن جائیں, پھر یہ آنکھیں دکھانا چھوڑیں, پھر یہ احتجاج کرنا چھوڑیں, پھر یہ دکھانے کے لیے جو آپ گفتگو کرتے ہیں وہ بھی باتیں کرنا چھوڑیں اور چپ کر کے کہیں کہ جی ٹھیک ہے اوکے چلیں آپ کریں حکومت, ہم اپوزیشن میں ہیں, باقی خان صاحب کے معاملات عدالت دیکھتی رہے گی, اللہ حافظ. تو یا تو آپ یہ طے کر لیں اور یا پھر آپ یہ سوچ لیں کہ نہیں آپ نے مزاحمت کرنی ہے, تو پھر آپ کوئی بھی جس کو کہتے ہیں کمزوری وہ نہ دکھائیں, پھر آپ یکسو ہو جائیں کہ آپ کو مفاہمت نہیں کرنی, مزاحمت ہی کرنی ہے. پھر آپ کھل کر سامنے آئیں, پھر جو آپ کے اصل میں ٹارگٹ پہ لوگ ہونے چاہیے پھر آپ ان کی بات کریں, جو آپ کے خیال سے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, جو آپ کو دیوار سے لگا رہے ہیں, پھر آپ ان کی بات کریں, پھر آپ سیدھے ہو جائیں نا, پھر آپ ڈائریکٹ بات کریں آ کے اور پھر کھل کے بات کریں اور پھر دیکھیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. تو یا تو آپ اپنا راستہ کلیئر کریں یا ان کلیئر کریں, دونوں میں سے ایک چیز رکھ لیں. اب میرا خیال ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کا ٹائم ہے. ادروائز ہو یہ رہا ہے کہ نہ آپ آدھے تیتر ہیں آپ آدھے بٹیر ہیں, نہ آپ اس طرف ہیں نہ آپ اس طرف ہیں. تو اس والی سچویشن کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے اپنے ووٹر سپورٹر ہیں وہ علیحدہ غصے میں ہیں کہ یار یہ قیادت کر کیا رہی ہے, اور بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ لوگ خود بھی کنفیوزڈ بھی ہیں اور پریشانی کا شکار بھی. اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اور دبایا جا رہا ہے. کیسے؟ اب آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار ہم نے 40-50 نشستیں ایک ہی جھٹکے میں اڑا لیں تو کسی نے کیا بگاڑ لیا, تو اب وہ آہستہ آہستہ 20-25 اور نشستیں اڑانے کی تیاری میں ہیں, جس میں سے 3-4 نشستیں مزید اڑائی جا چکی ہیں اور مزید نشستیں بھی اسی طرح سے اڑانے کی تیاری ہے. تو جب انہیں پتہ لگ گیا کہ یار یہ کسی جوگے نہیں ہے, یا آ کے بس باہر آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے, یہ غیر قانونی کام ہے, اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں, تو الٹیمیٹلی یہ کیا کریں گے, وہ کہیں گے چلو جی اسی بہانے ایک اور نکال لو نشست. تو اب ان کو کمزوری دکھانے کا باقاعدہ نقصان ہوگا, ان کے خلاف وکٹمائزیشن اور تیز ہوگی. لیکن اگر یہ دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ کچھ نہ کچھ گین کرنے کی پوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ راستہ کون سا چنتے ہیں اور کس طریقے سے پھر اس کو چینلائز بھی کرتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ایک حکمت عملی بھی بنانی, کیونکہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سسٹم میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ کوئی ادارہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی لحاظ کر رہا ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, جس کو جہاں پہ موقع مل رہا ہے وہ چھریاں ہی چلا رہا ہے آپ کے اوپر. تو اس لیے آپ کو بھی پھر اپنا راستہ اور اپنا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر کرنا ہوگا. یہ ایک بالکل ہائی ٹائم ہے کہ اب آپ اپنا فیصلہ کر لیں.
अगर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को देखें तो वो ऐसा लगता है कि वो फैसला कर चुके हैं और वो तो यही बात करते हैं कि मज़ामत ही होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं, इसीलिए वो जेल में है अभी तक। अगर उन्होंने डील करनी होती तो वो कर चुके होते, उन्हें कई दफ़ा मामलात पेश किए गए हैं लेकिन उन्होंने कोई भी ऑफ़र कबूल नहीं की, तो वो तो अपना रास्ता चुन चुके हैं। लेकिन वो चूँकि इस वक्त जेल में हैं, डायरेक्टली इस वक्त वो अवाम से बात नहीं कर पा रहे, अवाम को उस तरीके से अपना नैरेटिव जो है वो दे नहीं सकते जो रीसेंट नैरेटिव है। तो इस वजह से एक कम्युनिकेशन गैप उनके दरमियान और अवाम के दरमियान भी है, और बीच में अब जो वो लीडरशिप है जिसने वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना है बेसिकली, वो खुद या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है या कंफ्यूज हो जाती है, और या फिर अब आप जो भी उसका निशाना बना लें कि भाई कोई भी उसकी वजह आप तलाश कर लें कि वो फिर किसी ना किसी वजह से उस लेवल की वो सलाहियत नहीं रख पा रही शायद कि वो उस गैप को कवर करके कोई एक बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब हो जाए। तो ये अब सारी मसाइल जो हैं वो पीटीआई को उस नज़र आ रहे हैं, लेकिन अवाम का दूसरी तरफ जो पैमाना है वो लबरेज होता जा रहा है। और मुझे तो ये नज़र आ रहा है, मैं ये सेंस कर रही हूँ कि अभी तक तो ये था कि अवाम पीटीआई की तरफ देख रही है, लीडरशिप की तरफ देख रही है, जो वो कह रहे हैं उसकी तरफ माइल होती है, उनका पीछे चलती है। लेकिन अगर ये लोग ऐसा लगता है कि अवाम को अब मज़ीद सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो फिर जो मामलात हैं वो ज़्यादा अजीबो गरीब हो सकते हैं। फिर दो ही सूरतें होंगी, या तो फिर अवाम इनको भी लात मारेंगे कि भाई जो मर्ज़ी करते फिरो, आपके पीछे जाने का फ़ायदा क्या, आप लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं लग रही कि आपने करना क्या। और या फिर ये होगा कि अवाम बिफर जाएंगे और वो अपनी मर्ज़ी से फिर अपने हाथ में लेंगे फ़ैसले। तो दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगी, क्योंकि लीडरशिप वो किरदार अदा नहीं कर पा रही चैनलाइज करने का जो कि वो कर सकती थी। अब जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अनवर मकसूद साहब की तरफ से एक वीडियो जारी हुई है। अनवर मकसूद साहब लिविंग लेजेंड हैं पाकिस्तान के, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। अब मैं क्या बताऊं आपको कि वो कौन है, लेकिन उनके हवाले से कुछ खबरें कुछ दिन पहले तशवीशनाक चल रही थी, और इसमें काफ़ी सीनियर सहाफ़ी भी थे जो ये बात कर रहे थे कि अनवर मकसूद साहब को भी ना सिर्फ ये कि उनको डराया धमकाया गया है, बल्कि गालिबन उनके मुताबिक उन पर तशद्दुद भी किया गया है और उन्हें मना किया गया है कि वो बिल्कुल खामोश हो जाएं। और पिछले कुछ अरसे में वो कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ तकरीबात में, कुछ पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ में जो भी बात कर रहे थे, वो सबको नज़र आ रही थी कि वो क्या बात कर रहे थे। ज़ाहिर है कि वो इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़, इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो हमें नज़र आ रहा था उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ के ऊपर ज़ाहिर है कि ताकतवर हल्के खुश नहीं थे, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ये बाद में खबर ये आई कि जी उन्हें भी चुप करवा दिया गया और उन्हें मना किया गया कि आप कोई बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद हुआ ये है कि अनवर मकसूद साहब की तरफ से मुकम्मल पहले खामोशी थी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने आज एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो बयान में उन्होंने ये बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी उम्र 84 साल है और मुझे तशद्दुद क्या, मुझे एक थप्पड़ भी पड़े तो शायद मैं दोबारा उठ के खड़ा नहीं हो सकता। मेरे बारे में जितनी भी खबरें थी वो गलत हैं और मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ये सब बातें तो चलें ठीक है कि उन्होंने कह दिया, बता दिया सबको, और उन्होंने कहा कि सब जो हैं वो मेरे लिए फ़िक्रमंद हैं, फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन आखिर में उन्होंने ये जो बात की कि जी पाक फ़ौज जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान मिनाल रो पड़ी है और मुझे उसको भी देखना है। तो खैर उसके ऊपर जो है वो सबको फिर ये शक गुजर रहा है कि फिर इसको स्पेशल उसमें ऐड करने की उन्हें क्या ज़रूरत थी। लेकिन बहरहाल चूँकि अब वो अपने तौर पर ये कह रहे हैं तो हमारा काम है कि हम उनकी इस सारी वजाहत को मान लें और समझ लें कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, ना उन्हें किसी ने परेशान किया हो। तो ये है जी कहानी अभी तक की। अगले वीलॉग में आपसे मिलती हूँ। मैं नाल उठ के रोना शुरू हो गई है तो मैं उनसे ज़रा निमट लूँ। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।